गुड आफ्टरनून फ्रेंडों। आज हमारी जो सेकंड चैप्टर की रिवीजन क्लास का सेकंड डे है, उसमें अपन जो पढ़ाए थे उसको दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे धातु की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ व धातु की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे। रिवीजन क्लास सेकंड है। सबसे पहले अपन अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट के साथ जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस और जल की क्या होती है, इसमें प्राप्ति होती है। इसी प्रक्रिया को अपन एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। ठीक है, देखो लिख रहा हूं। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में लवण प्लस जल बनता है, जल की प्राप्ति होती है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं तो उत्पाद में लवण प्लस जल की क्या होगी, इसमें प्राप्ति होगी। देखो अब इसमें शॉर्ट में लिखेंगे, अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट क्या बनेगा? लवण प्लस जल है। इसके एग्जांपल देखो, HCl, CO3, व साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी, इसमें जल व CO2 की प्राप्ति होगी, वह CO2 की प्राप्ति होती है। देखो इसका ही निकल गया प्लस CO2। किसका सूत्र होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ऑक्साइड का, ठीक है। देखो बैलेंस एंड बैलेंस, इधर H एक है, इधर दो है, Cl दो है, इधर एक है, इधर दो है, इधर C एक है, इधर एक, ऑक्सीजन तीन है, जिसके कितने लगा दे दो। ये हमारी अभिक्रिया क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में क्या बनता है? लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। मैंने एग्जाम्पल लिख दिया। अब अगली दूसरी रिएक्शन आएगी, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं। अम्ल की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं। ठीक है, जब अम्ल की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं। करवाने के बाद में सेम ही प्राप्त होता है, यहाँ लिख लो बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इधर देखो NaH CO3 है तो इधर बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, बैलेंस एंड बैलेंस, इधर H दो है, दो हो गए, ऑक्सीजन तीन है, तीन हो गए, बैलेंस है। ये अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? बाइकार्बोनेट के साथ, या इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी बोल सकते हैं। अब अगली रिएक्शन आएगी, ये होगी अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई? पहले धातु के साथ, फिर बाइकार्बोनेट के साथ, फिर कार्बोनेट के साथ। अब पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये पीएच स्केल, इसकी खोज कब हुई थी? 1909 में। इसने की थी सोरेनसन
सोरेनसन नाम वैज्ञानिक ने की थी। जो इसमें पी होता है जर्मन भाषा का है, इसमें सांस होता है और इसमें अपनी जो इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं पावर। इसका अर्थ क्या होता है? पावर। पावर मीन्स क्या होती है? शक्ति होती है, ठीक है। और इसमें देखो 0 से लेके 14 तक क्या होता है? इसमें अंग होते हैं। 0.1 से लेके 6.9 तक तो क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7.0 से इसको बोलते हैं उदासीन। 7.1 से लेके 14.0 क्या होता है? सार होता है, ठीक है। इसका ये डायग्राम है, ये है। बीच में 7 कर दो, इधर +H कर दो, इधर OH माइनस कर दो। 0 से लेके 14 तक होते हैं, ये उदासीन होता है, ठीक है। आज रिवीजन क्लास चल रही है हमारी, जो आज पास्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद में आती है फिर साल्ट परिवार। यहाँ तक मैंने पीएच का स्केल पढ़ाया था, आगे समझ में। जैसे मानव का रक्त का पीएच का मान 7.4 होता है, वो क्लास में डाल रखी है मैंने। अब देखो साल्ट परिवार, लवण परिवार, ठीक है। लवण परिवार अपन 5 रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लोरोसार, विरेंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, सोने का सोडा और पीओपी। देखिए सबसे पहले अपन पीओपी पढ़ते हैं। पीओपी का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो उत्पाद में पीओपी बनता है, ठीक। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर क्या कर जाता है? गर्म किया जाता है, तो उत्पाद में क्या बनता है? पीओपी बनता है। अब देखो कैसे बनेगा। जिस्म का सूत्र होता है CaSO4.2H2। ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। कितने डिग्री पर गर्म करें? 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करें, तो बनेगा CaSO4 1/2 H2O प्लस 1 से 1/2 H2O। और ये हमारा क्या होता है? पीओपी होता है, जिसका उपयोग घरों की सजावट में किया जाता है, खिलौनों में किया जाता है, और जो हड्डी को जोड़ने में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखो इसका उपयोग सजावट में, खिलौनों में, हड्डियों को जोड़ने में, जैसे कोई हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने में लिए किसका प्रयोग करते हैं? पीओपी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है एक रिएक्शन हो गई। अगली वाली रिएक्शन है धोने का सोडा। मतलब जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो उत्पाद में दोनों का सोडा प्राप्त होता है। मतलब जब खाने के सोडे को गर्म करते हैं तो उत्पाद में क्या बनता है? दोनों का सोडा प्राप्त होता है। अब देखो क्या क्या प्राप्त होता है इसमें। आपको पता है खाने का सोडा ये होता है NaHCO3 होता है। जब अपन इसको गर्म करें क्या बनेगा? Na2CO3.10 H2O बनेगा। ये क्या होता है? धोने का सोडा होता है, जिसका उपयोग करते हैं गुरु की सफाई में, कपड़े धोने में इसका प्रयोग करते हैं। इधर देखो खाने के सोडे को
गर्म किया जाता है तो उत्पाद में दोने का सोडा प्राप्त होता है। दोने का सोडा प्राप्त होता है। रिएक्शन ही हो गई। ठीक है, इसके बाद में आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका उपयोग के लिए देखिए, इसका उपयोग होता है घरों की सफाई में, कपड़े धोने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आता है और जल की स्थाई को, कठोरता को दूर करने में बेकिंग सोडा है। इसकी रिएक्शन देखो, NaCl प्लस, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन H2O CO2 प्लस अमोनिया, ये इसकी रिएक्शन है। इधर देखो, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया की अभिक्रिया एक साथ करवाई जाती है तो उत्पाद में क्या बनेगा? एक तो नौसादार बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। यही होता है हमारा खाने का सोडा। खाने का सोडा, ठीक है। अब इसकी देखो मैं हिंदी लिखवा रहा हूं। नमक, जल, CO2 व अमोनिया की अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद में नौसादार व खाने का सोडा प्राप्त होता है। खाने का सोडा प्राप्त होता है। NaCl नमक हो गया, ये जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये क्या है? नौसादार हो गया। नौसादार को अपन जो साइंटिस्ट नाम होता है अमोनियम क्लोराइड, क्या होता है इसका? अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके बाद में रिएक्शन अपन ने दोने के सोडा की पढ़ ली, बेकिंग सोडा पढ़ ली, POP पढ़ ली। अब आती है क्लोरोसार अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन आती है? क्लोरोसार अभिक्रिया। इसके उपयोग देखो, एक तो आती है रसोई घर में स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में, और अग्निसंयक के में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब लिखो अगली रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्शन बच गई हमारी, एक तो क्लोरोसार अभिक्रिया और एक विरंजक चूर्ण। देखो सबसे पहले क्लोरोसार, यहाँ पे विरंजक चूर्ण वाले देख लो। विरंजक चूर्ण मतलब जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया उसमें जो क्लोरीन गैस प्रवाहित करवा रहे, जब बुझे हुए चूने की अभिक्रिया उसमें क्लोरीन गैस के साथ करवा रहे तो उत्पाद में बनेगा हमारे साथ जल की प्राप्ति और विरंजक चूर्ण की प्राप्ति हो। देखो, जब बुझा हुआ चूना की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती हैं तो उत्पाद में विरंजक चूर्ण व जल बनता है। इसकी रिएक्शन देखो, CaOH का ऑल्टोइल प्लस Cl2, इसकी रिएक्शन होगी CaOCl2 प्लस H2O। ठीक है, इधर Cl दोगे उधर भी दोगे, ऑक्सीजन दो है,
इधर भी 2 है, ये अभिक्रिया क्या है हमारी बैलेंस हो जाती है। और ये हमारा क्या है विरंजक चूर्ण है। क्या है ये विरंजक चूर्ण है, जिसको अपन कैल्शियम कैल्शियम CaOCl2 होता है। इसके बाद में आते हैं, अब इसके देखो जो विरंजक चूर्ण के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में इसका प्रयोग किए जाते हैं, और जो पीने वाले पानी को होते हैं उसमें जो रोगाणु होते हैं उसको नष्ट करने में इसका उपयोग करते हैं। लास्ट एंड आज की रिएक्शन है क्लोरोसार अभिक्रिया। क्लोरोसार अभिक्रिया मतलब जब नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब विद्युत उसमें करंट प्रवाहित की जाती है, तो उत्पाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व जल की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाता है, इसमें निष्कासन होता है, Cl2 का निष्कासन होता है। देखो जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करवाने पर उत्पाद में NaOH व Cl2 तथा H2 की क्या होती है, इसमें प्राप्ति होती। देखो कैसे NaCl है, जलीय विलयन करवा रहे इसका, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने, तो क्या बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। बैलेंस अनबैलेंस नहीं है, इसके आगे 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो और इधर 2 लगा दो। इसी को बोलते हैं क्लोरोसार अभिक्रिया। और ये होती है अलग अलग छड़ में होती है। ये तो एनोड पर प्राप्त होती है और ये कैथोड छड़ पर प्राप्त होती है। एनोड प्लस होती है, कैथोड क्या होती है माइनस होती है। ये कौन सी छड़ पर प्राप्त होती है, एनोड छड़ पर Cl2, और H2 कौन सी छड़ पर प्राप्त होती है, कैथोड छड़ पर। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव छड़ होती है, इसमें प्राप्त होती है। एक बार और समझ लो, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर उत्पाद में NaOH व Cl2 व H2 की क्या होती है, इसमें प्राप्ति होती है, और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन क्लोरोसार अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए सेक्शन में इतना ही। नेक्स्ट डे में मिलेंगे लेसन नंबर 3 धातु और अधातु के बारे में उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।